हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अनामिका शर्मा। आज के सेशन में हम वन आंदोलन को समझेंगे और इसके इतिहास को जानते हुए जो इम्पोर्टेंट आंदोलन है चिपको आंदोलन उसे भी जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग चिपको आंदोलन का राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व को भी समझेंगे और उसके साथ ही साथ मैती आंदोलन को जानेंगे और उसकी कार्य योजना क्या है इसे भी डिटेल में जानेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली सभी बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अंग्रेजी शासकों द्वारा राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में 20वीं सदी के आरंभ में से ही वनों से संबंधित उपजों का व्यापारिक दोहन करने की घुसपैठ प्रारंभ कर दी गई थी। इसके लिए व्यापक पैमाने पर वनों का संरक्षण किया गया और वनों पर सरकारी अधिकार करने का कार्य शुरू कर दिया गया, जिनसे वनोपजों का शोषण होने लगा। योजनाएं बाह्य रूप से वनों के विकास की बनी, किंतु वास्तविकता कुछ और ही थी। जंगलों का अंधाधुंध कटान होने लगा। पुराने वृक्षों की आड़ में नए वृक्ष भी काटे जाने लगे। स्थानीय निवासी के परंपरागत अधिकारों, घास, पत्ती, पत्थर, लकड़ी आदि से भी उन्हें तो वंचित कर ही दिया गया अथवा उनके अधिकार भी सीमित कर दिए गए। पर्वतीय क्षेत्रों में वन विनाश की चरम परिणति एवं उसके प्रादुर्भावों को देखते हुए सन 1970 में वन संपदा संरक्षण हेतु कई मांगे उठने लगी। व्यापारिक उद्देश्य के लिए वृक्षों का कटान तत्काल बंद किया जाए और निकटवर्ती गांवों को लकड़ी, घास, चारा, पत्थर तथा अन्य वनोपजों से प्राप्त अधिकार उन्हें पुनः दिए जाए। सूखे एवं स्वयं गिरे पत्तों को ग्रामवासियों की दैनिक आवश्यकताओं को देखते हुए उपयोग हेतु प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए और चीड़ के वृक्षों से लीसा प्राप्त करने हेतु उनमें 1-2 वर्ष छोड़कर ही घाव लगाए जाए। व्यापारिक दृष्टि से सरकारी तंत्र द्वारा प्रायः चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों की अधिक कटाव का अधिक जो है कटाव होते थे, जिससे जंगल समाप्त होते जा रहे थे। इस प्रथा पर रोक लगाई जाए, ये भी इन लोगों की उत्तराखंड वासियों की मांग थी। जन भावनाओं की दृष्टि को देखते हुए केंद्र सरकार के तत्कालीन प्रदेश सरकार को निर्देश दिया गया था कि पर्यावरण की दृष्टि से वनों के व्यापारिक दोहन की जांच हेतु वैज्ञानिकों की कमेटी नियुक्त करे और आकलन होने तथा पहाड़ों में 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई तथा 30 अंश से अधिक ढाल पर व्यापार के लिए हरे पेड़ों की कटाई तत्काल बंद करें। किंतु इन निर्देशों की पूर्ण रूप रेखा की उपेक्षा की गई तथा वन माफिया, ठेकेदारों तथा कतिपय विभागीय कर्मचारियों की साठगांठ से जो है ये कार्य होते रहे। और आंदोलन का इतिहास जो है, एक और देश की आज़ादी का आंदोलन हिलोरे ले रहा था तो दूसरी ओर वनों की व्यवस्था को लेकर जन असंतोष भी उभर रहा था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में जंगलात व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश फूट रहा था। 1952 के निरंतर उत्तराखंड के जंगलों की लूट बंद करने की मांग उठती रही और छुटपुट आंदोलन भी होते रहे। किंतु वर्ष 1970-75 के मध्य उत्तराखंड की जनता में नवीन चेतना संचरित हुई और यही चेतना कई संस्थाओं यथा सर्वोदयी सहकारी वन समितियां, दसोली ग्राम स्वराज संघ एवं महिला मंगल दलों के रूप में जो कि सामने आई। वन आंदोलनों का अर्थ केवल वृक्षों की रक्षा ही नहीं थी, अपितु पर्यावरण संरक्षण का विश्वव्यापी विचार भी था। वन विभाग द्वारा वनों का अंधाधुंध कटान करने के लिए ठेके दिए जाते थे। वृक्षों के कटान
से एक ओर वनों की हरियाली तो नष्ट हो ही रही थी, तो दूसरी ओर पीढ़ियों से पलित पोषित धरती के हरे भरे पेड़ धरती पुत्रों के समक्ष ही धराशायी कर दिए जा रहे थे। पर्यावरण संतुलन अस्थिर होता जा रहा था। इन दोनों घटनाओं ने पहाड़ों में पर्यावरण संचेतना को जन्म दे दिया और पर्यावरण वन आंदोलन की रक्षा के लिए ग्राम सभा स्तर पर महिला मंगल दलों का गठन होने लगा। सन 1972 में चमोली के रैणी गांव की महिलाओं ने भी महिला मंगल दल की स्थापना की और इसकी प्रथम अध्यक्षा गौरा देवी को चुना गया। कई अन्य ग्रामवासियों के साथ रैणी गांव की महिलाओं ने नंदा देवी अभयारण्य के निकट अनेक गांवों में जनसभाएं आयोजित की और रैणी की महिला मंगल दल में भी नई ऊर्जा का संचार हुआ और उन्होंने वन संपदा की रक्षा का निश्चय किया। वनों को जो विनाश से बचाने हेतु सक्रिय भागीदारी से भावनात्मक वातावरण बनाते देर न लगी। जन सामान्य में वनों की रक्षा हेतु कई प्रकार के उपायों पर चर्चा होने लगी। वनों में वृक्षों का कटान निरंतर चल रहा था। प्रतीकार स्वरूप 1 अप्रैल 1973 को सर्वोदय कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट के मार्गदर्शन से दसोली ग्राम स्वराज मंडल द्वारा चिपको आंदोलन की कार्य पद्धति सुनिश्चित की गई। समस्या यह थी कि जंगल में पेड़ों की कटान को कैसे रोका जाए। इस स्थिति में विरोध का सामना गरीब मजदूरों को करना पड़ेगा, जो आजीविका उपार्जन के लिए अपना घर बार छोड़कर दूर दूर जंगलों में आते हैं। समस्या विकट थी। साथ ही इस अभियान में गांधीवादी विचारधारा के लोग अधिक जुड़े थे, अतः अहिंसात्मक स्वरूप अपनाए जाने का प्रश्न ही नहीं था। अंततः सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पेड़ों को कटने से बचने के लिए पेड़ पर चिपककर कुल्हाड़ी का वार अपने शरीर पर झेलने का साहसिक उपक्रम किया जाए। इस विचार की प्रणेता रैणी गांव की गौरा देवी तथा महिला मंगल दल की अन्य सदस्याएं थीं। वृक्षों को बचाने हेतु उनके निम्नवत उद्घोष थे: भाले कुल्हाड़ी चमकेंगे, हम पेड़ों पर चिपकेंगे, पेड़ों पर हथियार उठेंगे, हम भी उनके साथ कटेंगे, पहले कुल्हाड़ा हम ही पर चलेगा, हमारे लहू से ही जंगल बचेगा, वन नीति बदले सरकार, हिमपुत्रियों की यह ललकार, वन जागे वनवासी जागे। 25 मार्च 1974 को वन विभाग द्वारा रैणी गांव के जंगल में 2451 पेड़ों को काटने की बोली लगी। ठेकेदारों ने इस अवसर पर खूब बढ़ चढ़कर भाग लिया। वन विभाग ने इन हरे भरे वृक्षों को ठेकेदारों की कुल्हाड़ियों की भेंट चढ़ने की तैयारी कर ली। यह सूचना दावानल की तरह रैणी तथा आसपास के गांवों में फैल गई और इसका प्रबल विरोध होने लगा। पुरुषों, स्त्रियों एवं बच्चे सभी ने इसके विरोध प्रदर्शन किए। कर्मचारियों ने यह देखकर कि पुरुषों की उपस्थिति में हम पेड़ों को नहीं काट पाएंगे, किसी तरह उन्हें गांव से बाहर निकलने का यह कहकर षड्यंत्र रच दिया कि सारे गांव वालों को जंगल के कटान के विरुद्ध मुआवजा दिया जाएगा। गांव के सभी पुरुषों को शासन से विचार विमर्श हेतु जिला मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचने की सूचना दे दी गई। रैणी गांव के सभी पुरुष जब गोपेश्वर चले गए तो ठेकेदारों के मजदूर उसी समय जो है अपनी अपनी कुल्हाड़ियां लेकर ऋषिगंगा के किनारे पेड़ों के पीछे लुकते छुपते वहां पहुंच गए जहां पेड़ों का कटान किया जाना था। यह सूचना जब रैणी गांव में पहुंची तो सभी महिलाएं एक साथ इकट्ठी हो गईं। पर्वत पुत्रियों के मुख पर क्रोध की अग्नि प्रज्वलित होने लगी और 21 महिलाओं का एक झुंड गौरा देवी के नेतृत्व में जंगल की ओर चल दिया। जंगल में पहुंचने पर जब वे मजदूरों के पास पहुंची तो उन्होंने
बहुत आदर तथा प्रेम से मजदूरों को समझाया कि भाइयों, यह जंगल आपका और हमारा दोनों का है। हम इससे हमें जीवन मिलता है। यदि हम जंगल को काटेंगे तो भूमि का कटान होने लगेगा और हमारे खेत बह जाएंगे। मजदूरों ने कहा कि हम लोग तो ठेकेदारों के नौकर हैं, इसके लिए तो आपको ठेकेदार से ही बात करनी पड़ेगी। महिला मंगल दल की जो सदस्य थी, उन्होंने ठेकेदार को बुलाकर कहा कि हम किसी भी हालत में जंगल को नहीं कटने देंगे, क्योंकि इस समय हमारे साथ पुरुष नहीं है। अतः इस समय का हल उनके गोपेश्वर से लौटने के बाद ही होगा। किंतु ठेकेदार और वन विभाग के कर्मचारी महिलाओं की बात पर जो है बौखला गए और उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी देने लगे। फिर कहा क्या था, देखते सारी महिलाएं उग्र होकर प्रदर्शन करने लगी। ठेकेदार की के आदमियों ने भी बंदूकें तान दी। गौरा देवी ने रौद्र रूप में चिल्लाते हुए कहा कि मारो गोली, काट लो हमारा मायका। सिंहनी का रूप धारण करने वाली पर्वत पुत्रियों की हुंकार से जंगल कांपने लगा। ठेकेदार के आदमियों और वन विभाग के कर्मचारियों ने जैसे ही मजदूरों को पेड़ों को काटने का आदेश दिया, गौरा देवी ने उसका प्रबल विरोध किया। जैसे कि मजदूर कुल्हाड़ियां लेकर वृक्षों की ओर लपके, सभी महिलाएं वृक्षों को अपनी भुजाओं में बांधकर चिपक गई और बोली, पहले हमारे शरीर पर वार करो, तभी वृक्ष काट पाओगे। एक एक करके एक एक वृक्ष से एक एक महिला चिपकी हुई थी। सारे जंगल में एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया। एक वृक्ष और एक महिला की आत्म शक्ति थी, तो दूसरी ओर ठेकेदार और भ्रष्ट कर्मचारियों का सहमा हुआ दल। अंततः आत्मिक शक्ति की विजय हुई। ठेकेदार ने मजदूरों को कुल्हाड़ी फेंक कर वृक्ष काटने से रोक दिया। दूसरे दिन रैणी गांव के समस्त पुरुष जैसे ही गोपेश्वर से लौट आए तो जनसभा में यह निश्चित किया गया कि गांव के सभी लोग बारी बारी से वनों की रक्षा करेंगे। चिपको आंदोलन जब जन 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 आंदोलन बन गया और जन जन तक पहुंच गया तो गौरा देवी की तपस्या सफल हुई। इस घटना ने शासन तंत्र को सोचने पर मजबूर कर दिया और एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, जिसने कि रैणी गांव के साथ साथ अलकनंदा में मिलने वाली ऋषि गंगा, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा, बिरही तथा मंदाकिनी आदि नदियों के जलागम क्षेत्रों तथा पर्वतमाला की सुरक्षा की बात शासन तक पहुंचाई और शासन को इस स्थिति की संस्तुति को मानने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस घटना के बाद सरकार को ठेका प्रणाली समाप्त करनी पड़ी और वनों के प्रबंधन हेतु उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई। चिपको आंदोलन ने पेड़ों की रक्षा के साथ ही वनों के संवर्धन, वन शिक्षण और वनीकरण की जन चेतना जागृत कर दी। चिपको आंदोलन की मृत संस्था मातृ संस्था दसोली ग्राम स्वराज मंडल में पर्यावरण और वन संवर्धन शिविरों की एक अविरल श्रृंखला शुरू कर दी। दूरस्थ क्षेत्रों तक ऐसा वातावरण बना दिया गया कि लोगों में वन संवर्धन में न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी जुड़ते चले गए। शासन स्तर से भी पहल होने लगी। सरकार का निर्देश था कि संवेदनशील जंगलों में किसी भी प्रकार का व्यावसायिक दोहन नहीं किया जाएगा और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में निर्धारित ऊंचाई तथा 45 अंश से अधिक ढाल के वन क्षेत्रों में भी व्यावसायिक दोहन तथा लुढ़कान पूरी तरह निषिद्ध कर दिया जाएगा। चिपको आंदोलन ने वन को जन से जोड़ने की जो भावना पैदा की, उससे व्यापक प्रभाव पड़ा। चिपको सूक्ष्म से बृहद हो गया और चिपको जनपद के पिछड़े गांवों के अशिक्षित और उपेक्षित गांवों की आत्मा से निकली आवाज चमोली, टिहरी, अल्मोड़ा और प्रदेश और देश की सीमाओं में को लांघती हुई विश्वव्यापी हो गई। आज शासन तथा अनेक संस्थाएं चिपको आंदोलनकारी हो गई हैं। निसंदेह चिपको आंदोलन वृक्ष व वनों की रक्षा हेतु राज्य की पर्वतीय महिलाओं का अपनी तरह का विश्व का एकमात्र आंदोलन है,
यह आंदोलन पहाड़ों के कष्टमय जीवन से संघर्ष करने वाली महिलाओं का कष्ट मुक्ति आंदोलन है। वनों के अंधाधुंध कटान से महिलाएं सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन एवं पर्वतीय नियोजन हेतु उनका उद्देश्य उद्घोष है घास, लाखड़ और पानी या का बिना योजना काणी। ठीक है, अर्थात इसे का अर्थ ये होता है कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर केंद्रीय योजना वाली योजनाएं ना बनाई जाए, बल्कि यहाँ की भौगोलिक रचना के परिप्रेक्ष्य से घास, लकड़ी तथा पानी को ध्यान में रखकर स्थानीय उपयोगिता की योजना बनाई जाए, जो निश्चित रूप से क्रियान्वयन के पश्चात लाभकारी सिद्ध होंगी। वन हमारे प्राण है, यह मिट्टी का क्षरण रोकती है, जल का संचय करते हैं, वर्षा की मात्रा में वृद्धि करते हैं तथा प्राणदायिनी वायु है। इसके बाद जो है पर्यावरण की रक्षा हेतु चिपको आंदोलन की जो सूत्रधार है गौरा देवी एवं आंदोलन के प्रणेता श्री चंडी प्रसाद भट्ट एवं विश्वविख्यात पर्यावरणविद श्री सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको के माध्यम से वनीय संसाधनों के स्थायी संरक्षण, संवर्धन एवं विकास और सामाजिक जागरण के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सशक्त रणनीति का प्रतिपादन किया तथा समस्त विश्व का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया, जिसके फलस्वरूप पर्यावरण रक्षा का विश्वव्यापी चिंतन प्रारंभ हो गया। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता पामेला रुक्स ने जो कि इस पे एक फिल्म भी बनाई है और चिपको आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर स्वरूप भी प्रदान किया है। चंडी प्रसाद भट्ट आचार्य विनोबा भावे से प्रभावित सर्वोदयी कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट जिला चमोली के श्री रुद्रनाथ मंदिर के पुजारी के पुत्र हैं। चमोली में श्रमिक सहकारी संघ तथा दशोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक श्री चंडी प्रसाद ने वृक्ष मित्र योजना का क्रियान्वयन करते हुए स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से वृक्षों की सुरक्षा का बीड़ा उठाया है। आंदोलन घाटी के 27 गांवों से वनों की रक्षा के साथ साथ अनेक ग्राम हितकारी कार्य संपन्न किए गए। इनकी सेवाओं के लिए इन्हें पद्म विभूषण तथा प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। सुंदरलाल बहुगुणा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध पर्यावरणविद श्री सुंदरलाल बहुगुणा को उनकी सेवाओं के लिए 1981 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1984 में उन्हें राष्ट्रीय एकता पुरस्कार तथा 1985 में वृक्ष मानव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पर्यावरण संदेश वाहक के रूप में उन्होंने जापान, स्वीडन, मैक्सिको, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया आदि देशों की यात्राएं भी की। प्राकृतिक संरक्षिका महादेवी रैणी गांव की गौरा देवी प्रदेश के बुद्धिजीवियों एवं पर्यावरणविदों के साथ साथ हिमालय की जिन पुत्रियों ने जंगलों और वृक्षों की रक्षा का संकल्प लिया, उन्हीं पर्वत पुत्रियों में रैणी की गौरा देवी जो कि ज्योतिपुंज बनकर इस महान यज्ञ की प्रेरणा स्रोत बनी। उन्होंने चिपको आंदोलन को जन्म देकर समस्त विश्व के पर्यावरण प्रेमियों को इस दिशा में गंभीर चिंतन करते हुए सक्रिय होने का संदेश दिया। गौरा देवी का जन्म हिमालय के आंचल जोशीमठ चमोली की धौली अर्थात धवलगंगा घाटी में तपोवन स्थित लाता नामक गांव में एक भोटिया परिवार में सन 1925 में हुआ था। जब यह बालिका मात्र 11 वर्ष की थी, उनका विवाह ऋषिगंगा के पश्चिमी तट पर रैणी नामक गांव में एक युवक मेहरबान सिंह के साथ संपन्न हुआ। ऋषिगंगा के दोनों तटों पर अपार वन संपदा है। इन वनों में देवदार, सुरई, कैल, सल्ला तथा चिल्ला के हजारों विशाल वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों के निकटवर्ती गांवों के निवासी अपने बाल्यकाल से ही वृक्षों को देवता स्वरूप मानते हैं।
दुर्भाग्यवश सन 1947 में मात्र 22 वर्ष की उम्र में गौरा देवी के पति का देहांत हो गया, लेकिन असीम धैर्य और दुख सहने की शक्ति ने इस युवती को समाज के लिए कुछ कर दिखाने का मार्ग प्रशस्त किया। जिस चिपको आंदोलन को गौरा देवी तथा उसकी 21 साहसी सहयोगियों द्वारा प्रारंभ किया गया था, उसका प्रभाव पूरब में बिहार, दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में राजस्थान तथा विंध्याचल तक दिखाई देने लगा और समस्त विश्व में इसकी चर्चा होने लगी। सेमिनार आयोजित होने लगे। गौरा देवी ने अपने कर्मशील व्यक्तित्व के द्वारा पर्यावरण संरक्षण की जो ज्योति प्रज्वलित की, उसकी चर्चा देश विदेश में समाचार पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुई। शोध छात्रों ने अनेक शोध पत्र प्रस्तुत किए। गौरा ने चिपको आंदोलन को एक इतिहास बनाकर सबके सामने प्रस्तुत किया। इस महान यज्ञ में आहुति देकर उत्तराखंड का नाम समस्त विश्व में अमर कर दिया और हिमालय की नव संपदा को, जो कि हिमालय की जो वन संपदा है, उसको विनाश से बचा दिया। गौरा देवी को इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। पार्वती गौरा की यह प्रतिरूपा प्रकृति संरक्षिका, जीवन भर प्रकृति की गोद में खेलने वाली गौरा देवी अपने जीवन के कर्तव्यों का पूर्ण निर्वहन करते हुए और 4 जुलाई 1991 ईस्वी को उसी माटी में आत्मसात हो गई। इसके लिए उसने आजीवन संघर्ष किया था और इस धरती पर वह गौरव गाथा छोड़ गई, जिसके सम्मुख समस्त विश्व के पर्यावरण प्रेमी नतमस्तक होते हैं। मैती आंदोलन के बारे में भी हम लोग साथ ही साथ समझ लेते हैं कि मैती आंदोलन का अर्थ होता है मैत। मैत का अर्थ होता है एक लड़की का मायका, जहां उसका जन्म होता है, पालन पोषण होता है। राज्य के पर्वतीय अंचल बेटी और उसके मायके के अंतर संबंधों की भावनात्मक अभिव्यक्ति स्वयं करते हैं। प्रत्येक लड़की के मन में ऊंची नीची पर्वत श्रृंखलाओं के पार ससुराल जाने पर भी यह भावना रहती है कि जिस क्षेत्र, गांव व घर में उसने जन्म लिया, वहां उसका बचपन बीता, उस मायके का जल, जंगल और जमीन सदाबहार रहे, खूब अन्न उपजे, पर्यावरण सुंदर और स्वच्छ रहे, ताकि मायके के लोग खुशी और समृद्धि से रहें। इन्हीं सब बातों की मूर्त अभिव्यक्ति है मैती आंदोलन। मैती आंदोलन के प्रणेता जनपद चमोली के ग्वालदम नामक कस्बे में सन 1996 में कार्यरत राजकीय इंटर कॉलेज के चिपको आंदोलन से जुड़े जीव विज्ञान अध्यापक श्री कल्याण सिंह रावत हैं। इन्होंने अपने क्षेत्र में भ्रमण में यह अनुभव किया कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति स्थानीय युवतियां सर्वाधिक गंभीर एवं सक्रिय हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने महिला केंद्रीय एक ऐसा संगठन बनाने का निर्णय लिया जो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ स्थानीय दुर्बल आर्थिक स्थिति वाले परिवारों की लड़कियों की शिक्षा एवं विवाह में सहयोगी बनकर जन जागृति का कार्य निरंतर करता रहे। उनका यह विचार मैती आंदोलन के रूप में साकार हुआ और मैती संगठन प्रत्येक गांव का पृथक पृथक होता है, किंतु निकटवर्ती गांव के संगठन एक सूत्र में बंधकर अधिक व्यापक क्षेत्र की सेवा कर सकते हैं। इसकी कार्य योजना है, इस संगठन की सभी सदस्याएं अविवाहित लड़कियां होती हैं। सबसे बड़ी जो लड़की होती है वो मैती दीदी कहलाती है। प्रत्येक लड़की अपने घर के पास जलवायु के अनुसार किसी भी प्रजाति की पौध तैयार करती है और उसे अपने जीवन साथी को दिया जाने वाला उपहार मानकर बड़ी जो है सहजता से, बड़ी प्रेम से, कुशलता से उसका संरक्षण करती है। यदि गांव में 25 लड़कियां हैं तो 25 पौधे तैयार किए जाते हैं। जब किसी की लड़की का विवाह निश्चित होता है तो निमंत्रण पत्र पर जो है मैती वृक्षारोपण का समय भी अन्य संस्कारों की भांति अंकित किया जाता है। बारात के आगमन पर संगठन की सभी सदस्याएं बारात की आवभगत करती है और मंडप में विवाह की रस्म पूरी होने पर वर से निवेदन करती है कि वह इस पौधे में से एक पौधा लेकर घर के निकट ही उपयुक्त स्थान पर उसका रोपण कर दे। पुरोहित द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ साथ
वर पौधे का रोपण करता है जबकि वधू उसे सिंचित करती है। इस प्रकार दोनों के परिणय बंधन की एक अमूल्य अटूट स्मृति मूर्त रूप में स्थापित हो जाती है। इस अवसर पर वर के संगठन के कार्य को आगे बढ़ाने हेतु स्वैच्छिक धनराशि भी ली जाती है तथा कन्या पक्ष द्वारा पुरोहित जी को भी दक्षिणा दी जाती है ताकि वह इस पावन कार्य का प्रचार प्रसार कर संस्कृति समृद्धि में जो है सहयोग प्रदान करे। दूल्हे से प्राप्त धनराशि को निकट के पोस्ट ऑफिस या गांव की किसी जो सुयोग्य महिला के पास जो है जमा कर दिया जाता है और गांव में प्रत्येक बेटी के विवाह के अवसर पर यह व्यवस्था चलती रहती है। मैती दीदी का विवाह हो जाने पर दूसरी जो सबसे बड़ी लड़की होती है उसको मैती दीदी बना दिया जाता है। रोपित किए गए पौधों की देखभाल कन्या के परिवारजन करते हैं और मैती संगठन की सदस्याएं भी करती हैं। जब कभी विवाहिता बेटी मायके आती है तो पौधे को सुंदर गुच्छित और पुष्पित होकर होता हुआ देखकर वृक्ष की रूप में पाकर उसे बड़ी खुशी की अनुभूति होती है। मैती आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण संवर्धन के साथ साथ विवाह के अवसर पर लड़कियों द्वारा दूल्हे के धनराशि प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाली एक विशेष कुरीति का भी उन्मूलन किया है। मैती आंदोलन की लोकप्रियता आज देश के विभिन्न प्रदेशों में ही नहीं बल्कि विश्वव्यापी हो गई है। आंदोलन स्वतः स्फूर्त बन गया है। देश के समाचार पत्रों तथा न्यूज चैनलों के साथ साथ इस आंदोलन पर बीबीसी लंदन में भी वार्ताएं प्रसारित हो चुकी हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस प्रकार की बेहतरीन अपडेट्स को पाते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों तक ज़रूर पहुंचाएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।